हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम बाय धंजलाल सर। इस चैनल पर मैं भारतीय अर्थव्यवस्था का या इंडियन इकोनॉमी का तीसरा पार्ट कंप्लीट करवाने जा रहा हूँ और मेरा उद्देश्य है कि एग्ज़ाम से पहले आपको 2011 से लेके 2024 के यूपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवा दूँ और एक आप कहीं भी सोते हुए या लेटते हुए या बैठते हुए आप आराम से पढ़ सके यूट्यूब पर। क्वेश्चन नंबर 2, कोर बैंकिंग समाधान पद कभी कभी समाचारों में देखा जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इस पद का सही वर्णन करता है? ऑप्शन 1, यह बैंक की शाखाओं का वह तंत्र है जो उपभोक्ताओं को अपनी खातों का संचालन बैंक की किसी भी शाखा से कर सकने की सुविधा देता है, चाहे उन्होंने अपना खाता कहीं भी खोल रखा हो। ऑप्शन 2, यह व्यावसायिक बैंकों पर कंप्यूटरीकरण के माध्यम से आरबीआई का नियंत्रण बढ़ाने का एक प्रयास है। ऑप्शन 3, यह एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसके द्वारा विशाल अनर्जक नॉन परफॉर्मिंग परिसंपत्ति वाले बैंक का अधिग्रहण दूसरे बैंक द्वारा कर लिया जाता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो ऑप्शन 1 है वो सही है। कोर बैंकिंग का मतलब है कि यह बैंक की शाखाओं का एक विस्तार है जिसमें खाता संचालन बैंक के किसी भी शाखा में कर सकने की सुविधा देता है, चाहे उन्होंने अपना खाता कहीं भी खोल रखा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई द्वारा घोषित कोषों की सीमांत लागत पर आधारित उधारी दर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ट लैंडिंग रेट MCLR का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1, ये दिशा निर्देश उधारों की ब्याज दरें निर्धारित करने हेतु बैंकों द्वारा अपनाई गई विधि में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करते हैं। ऑप्शन 2, ये दिशा निर्देश बैंक शाखाओं की उपलब्धता ऐसी ब्याज दरों पर सुनिश्चित करने में मदद करते हैं जो ऋण लेने वाले एवं बैंक दोनों के लिए न्याय संगत है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों कथन ही सही है। जो MCLR का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? ये बैंकों द्वारा अपनाई गई विधि में पारदर्शिता बढ़ाने में सहायता करते हैं तथा ये ऋण लेने वाले उधारकर्ता एवं बैंक दोनों के लिए न्याय संगत है। और ये कब से लागू हुआ? ये 2015 में जारी किए गए थे, जो अप्रैल 2016 से लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, यह नीति आयोग का एक अंग है। ऑप्शन 2, संघ का वित्त मंत्री इसका प्रमुख होता है। ऑप्शन 3, यह अर्थव्यवस्था के समष्टि सह विवेक मैक्रो प्रूडेंशियल पर्यवेक्षण का अनुवीक्षण या मॉनिटरिंग करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसलिंग के बारे में पूछ रहा है। तो यह नीति आयोग का यंग नहीं है। दूसरी बात, इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही है। संघ का वित्त मंत्री इसका प्रमुख होता है और यह मैक्रो प्रूडेंशियल पर्यवेक्षण का अनुवीक्षण करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना APEC द्वारा की गई है। ऑप्शन 2, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई में है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसमें ऑप्शन 2 है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की मुख्यालय शंघाई चीन में है, जबकि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ब्रिक्स देशों द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 6, अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन 1, यह एक न्यूनतम
गारंटीड पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों को लक्ष्य बनाती है। ऑप्शन 2, परिवार का केवल एक ही व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है। ऑप्शन 3, अभिदाता सब्सक्राइबर की मृत्यु के पश्चात जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समान राशि गारंटीड रहती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन 1 और 3 अटल पेंशन योजना के बारे में सही है, जबकि इसमें दे रखा ऑप्शन 2 गलत है कि परिवार का एक ही व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है। ये गलत है क्योंकि इसमें परिवार के सभी सदस्य शामिल हो सकते हैं। और अटल पेंशन योजना 1 जून 2015 से लागू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ की गई है? ऑप्शन ए, गरीब लोगों को अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर आवास ऋण प्रदान करने के लिए। ऑप्शन बी, पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित करने के लिए। ऑप्शन सी, देश में वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करने के लिए। ऑप्शन डी, उपांतिक या मार्जिनलाइज्ड समुदायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री जन धन योजना देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए लागू की गई है। यह योजना कब से लागू हुई? यह योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारतीय रिजर्व बैंक सामंदिक नकदी अनुपात स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो को 50 आधार अंक बेसिस पॉइंट कम कर देता है तो निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना होती है? ऑप्शन ए, भारत की जीडीपी विकास दर प्रबलता से बढ़ेगी। ऑप्शन 2, विदेशी संस्थागत निवेशक हमारे देश में और अधिक पूंजी लाएंगे। ऑप्शन सी, अनुसूचित वाणिज्य बैंक अपनी उधार देने की दर को घटा सकते हैं। ऑप्शन डी, इससे बैंकिंग व्यवस्था की नकदी लिक्विडिटी में प्रबलता से कमी आ सकती है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुसूचित वाणिज्य बैंक अपनी उधार देने की दर को घटा सकते हैं, क्योंकि एसएलआर और सीआरआर ये दोनों आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों के लिए निर्धारित करते हैं, क्योंकि अगर इमरजेंसी में उनको जरूरत पड़ जाए तो वो पैसों को अपने ग्राहकों को दे सकें। अगर एसएलआर का आधार अंक कम हो जाता है उससे बैंक दर की रेट घट जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचारों में प्राय आने वाला बेसल थर्ड समझौता या सरल शब्दों में बेसल थर्ड क्या है? ऑप्शन ए, जैव विविधता के संरक्षण और धारणीय सस्टेनेबल उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्यनीतियाँ विकसित करने का प्रयास करता है। ऑप्शन बी, बैंकिंग क्षेत्रों के वित्तीय और आर्थिक दबावों का सामना करने के सामर्थ्य को उन्नत करने तथा जोखिम प्रबंधन को उन्नत करने का प्रयास करता है। ऑप्शन सी, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का प्रयास करता है किंतु विकसित देशों पर अपेक्षाकृत भारी बोझ रखता है। ऑप्शन डी, विकसित देशों से निर्धन देशों को प्रौद्योगिकी के अंतरण का प्रयास करता है ताकि वे प्रशीतन में प्रयुक्त होने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्थान पर हानि रहित रसायनों का प्रयोग कर सके। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो बेसल है वो बैंकिंग क्षेत्रों के वित्तीय और आर्थिक दबाव का सामना करने के सामर्थ्य को उन्नत करने तथा जोखिम प्रबंधन को उन्नत करने का प्रयास करता है, उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, बैंक दर। ऑप्शन 2, खुली बाजार कार्रवाई ओपन मार्केट ऑपरेशन। ऑप्शन 3, लोक ऋण पब्लिक डेब्ट। ऑप्शन 4, लोक राजस्व पब्लिक रेवेन्यू। उपरोक्त में से कौन सा मौद्रिक नीति का घटक है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो ऑप्शन 1 और 2 बैंक दर और खुली बाजार कार्रवाई ये
मौद्रिक नीति के घटक हैं और इनसे बैंक अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है और घटा सकता है तथा मुद्रास्फीति पे आरबीआई कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा जैसे और जो से सार्वजनिक ऋण है वो सार्वजनिक ऋण और लोक राजस्व ये मौद्रिक नीति के घटक नहीं है, ये देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सामयिक आरक्षित अक्षमताओं को उद्देश्य है। मतलब ये पूछ रहा है क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो सामयिक आरक्षित अवस्था है क्या क्या उद्देश्य है। ऑप्शन 1, केंद्रीय बैंकों को दोबारा निर्मित की जा सकने वाली अग्रिम राशियों पर नियंत्रण रखने की क्षमता प्रदान करना। ऑप्शन 1, केंद्रीय बैंक को दोबारा निर्मित की जा सकने वाली अग्रिम राशियों पर नियंत्रण रखने की क्षमता प्रदान करना। ऑप्शन 2, बैंकों में जनता की जमा राशियों को सुरक्षित व तरल रखना। ऑप्शन 3, व्यावसायिक बैंकों को अत्यधिक लाभ कमाने से रोकना। ऑप्शन 4, बैंकों को दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोष्ठ नकदी वॉल्ट केस रखने को बाध्य करना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, केंद्रीय बैंक को दोबारा निर्मित की जा सकने वाली अग्रिम राशियों पर नियंत्रण रखने की क्षमता प्रदान करना इसका उद्देश्य है एसएलआर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाखा रहित क्षेत्रों में व्यावसायिक संवाददाताओं बैंक साथी की सेवा दोबारा लाभार्थियों को कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती है। ऑप्शन 1, यह लाभार्थियों को अपने गांव में अपने सहाय सब्सिडीज और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने योग्य बनाती है। ऑप्शन 2, यह ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को धनराशि जमा करने व हार करने योग्य बनाती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों कथन ही सही है। जो बैंक साथी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को धनराशि जमा कराने व निकालने के योग्य बनाती है तथा यह लाभार्थियों को अपने गांव में अपने सब्सिडीज और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने के योग्य बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत स्तर सुविधा दर तथा निम्न मांग और सावधि देयताएं पदबंध कभी कभी समाचारों में आते रहते हैं, उनका प्रयोग किसके संबंध में किया जाता है। मतलब ये उसके बारे में पूछ रहा है, MSFR के बारे में। ऑप्शन ए, बैंक कार्य। ऑप्शन बी, संचार नेटवर्किंग। ऑप्शन सी, युद्ध कौशल। ऑप्शन डी, कृषि उत्पादों की पूर्ति एवं मांग। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, बैंक कार्य के लिए MSFR का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अर्थव्यवस्था में अधिक ब्याज की दर घटाया जाता है तो वह ऑप्शन ए, अर्थव्यवस्था के उपभोग व्यय घटाएगा। ऑप्शन बी, सरकार के कर संग्रह को बढ़ाएगा। ऑप्शन सी, अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। ऑप्शन डी, अर्थव्यवस्था में कुल बचत को बढ़ाएगा। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। अर्थात यदि ब्याज दर घट जाती है तो लोग लोन अधिक लेंगे और उसका निवेश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन से मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है। ऑप्शन 1, परिसंपत्तियों की तरलता। ऑप्शन 2, शाखा विस्तार। ऑप्शन 3, बैंकों का विलय। ऑप्शन 4, बैंकों का समापन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी। मतलब आरबीआई बैंकों का बैंक होता है और वो इन्हीं सभी जैसे परिसंपत्तियों की तरलता, शाखा का विस्तार, बैंकों का विलय और बैंकों का समापन तथा मुद्रास्फीति को रोकने के लिए आरबीआई कार्य करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि ऑप्शन ए ब्याज की बाजार दर के गिरने की संभावना है। ऑप्शन बी केंद्रीय बैंक अब वाणिज्यिक बैंकों को कर्ज नहीं दे रहा है। ऑप्शन सी केंद्रीय बैंक सस्ती मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन डी केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी केंद्रीय बैंक सस्ती मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। अगर बैंक दर में वृद्धि होती है तो इसका मतलब ये होता है कि जो आरबीआई है वो सस्ती मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है, क्योंकि बैंक दर में वृद्धि के चलते ही वाणिज्यिक बैंक भी अपने ग्राहकों पर उधारी दर या लैंडिंग रेट ब्याज दर बढ़ा देते हैं। फलत लोग कम ऋण लेंगे और तरलता की समस्या का समाधान होगा। इस प्रकार बैंक दर में वृद्धि का मतलब है कि केंद्रीय बैंक संकुचित या महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए। बैंकों के पास मांग जमा। ऑप्शन 2 बैंकों के पास सावधि जमा। ऑप्शन 3 बैंकों के पास बचत जमा। ऑप्शन 4 बैंकों के पास करेंसी। इन परिसंपत्तियों का तरलता के घटते क्रम में सही अनुक्रम क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी। सबसे ज़्यादा तरलता होती है बैंक के पास में करेंसी के रूप में, उसके बाद में जमा के रूप में, मांग जमा के रूप में, फिर उसके बाद में बचत जमा के रूप में और फिर शाब्दिक जमा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचलन किसे निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन ए अनुसूचित बैंकों द्वारा आरबीआई से ऋण लेना। ऑप्शन सी बी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार क्षेत्रों को ऋण देना। ऑप्शन सी आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी आरबीआई द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का क्रय और विक्रय। इससे भी ये भी एक मौद्रिक उपकरण है और इससे मुद्रास्फीति पे नियंत्रण होता है, क्योंकि अगर देश में तरलता बढ़ जाती है तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच देता है, जिससे पैसा आरबीआई के पास में आ जाता है और देश में तरलता कम हो जाती है। अगर महंगाई बढ़ जाती है तो आरबीआई लोगों से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लेता है और उससे लोगों के पास में पैसा चले जाता है, जिससे लोगों के पास में पैसा बहुत पहुंच जाता है और वो निवेश करने लग जाते हैं, जिससे महंगाई घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? ऑप्शन ए कृषि। ऑप्शन बी लघु माइक्रो एवं छोटे उद्यम। ऑप्शन सी दुर्बल वर्ग। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सीधी ऋण सुविधा प्रदान करता है? ऑप्शन ए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ऑप्शन कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक। ऑप्शन 3 भूमि विकास बैंक। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन 1 और 3 सही है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक। और जो ऑप्शन 2 है ये नाबार्ड, ये सीधा ऋण सुविधा प्रदान नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 होटल तथा रेस्तरां। ऑप्शन 2 मोटर परिवहन उद्योग। ऑप्शन 3 समाचार पत्र प्रतिष्ठान। ऑप्शन 4 निजी चिकित्सा संस्थान। उपरोक्त में से किस इकाई किन इकाइयों के कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा कवच प्राप्त कर सकते हैं? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी ए कर्मचारी जो इसमें लगे हुए हैं वो कर्मचारी राज्य बीमा योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और सपोर्ट करें।
ये मेरा आज तीसरा पार्ट इकोनॉमी का कंप्लीट है। अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट आएगा इकोनॉमी का। थैंक यू सो मच।